आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और उसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड होता क्या है? तो अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड कहते हैं। इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ऐसे बनती है, इट इज ए सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। जब किसी सब्सटेंस के ऊपर शियर फोर्स लगाते हैं और वो कंटिन्यू डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड। अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, या एक ऐसा सब्सटेंस जो शियर करने पर बिना किसी रेजिस्टेंस के शियर फोर्स उसके ऊपर लगाई जा सके और वो शियर हो जाए, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस ना पैदा करे, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं फ्लूइड की? फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लूइड की जो होती है डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर, अगर कंटेनर के अंदर डाल दिया तो कंटेनर की शेप ले लेगा, अगर किसी गिलास के अंदर डाल दिया तो गिलास की, कप के अंदर डाल दिया तो जैसी भी उसके अंदर कंटेनर के अंदर डाला वो वैसी ही शेप ले लेगा। तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट हैज नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। सेकंड क्या है? ये रेजिस्टेंस को, शियर को कोई रेजिस्ट नहीं करता, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता जब आप इसको शियर करने की कोशिश करते हैं। इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू शियर, शियर को कोई रेजिस्टेंस नहीं करता, ये रेजिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें कि फ्लूइड के टाइप कौन से होते हैं, टाइप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो फ्लूइड बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, और दूसरा होता है रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। अब क्वेश्चन आता है कि आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के मैंने आपको लिखा कि फ्लूइड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज आइडियल फ्लूइड और दूसरा होता है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? जिसके अंदर आप मान के चलते हैं, वैसे आइडियल फ्लूइड कोई भी नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप मान के चलते हैं कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर नो विस्कोसिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी, अगर किसी फ्लूइड के अंदर कोई विस्कोसिटी ना हो, कोई कंप्रेसिबिलिटी ना हो, ठीक है, कोई सरफेस टेंशन ना हो, नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी ना हो, ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड को जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी, कोई कंप्रेसिबिलिटी या कोई भी सरफेस टेंशन ना हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी फ्लूइड है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। इस जो अपनी अर्थ है इसके ऊपर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो फ्लूइड होते हैं, जो भी फ्लूइड है उसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन अगर फ्लूइड को कंप्रेस ना किया जा सके तो वो आइडियल फ्लूइड होगा। विस्कोसिटी हर बॉडी की होती है, थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत विस्कस हर फ्लूइड होता है। अगर विस्कोसिटी जीरो होती तो वो आइडियल फ्लूइड होता। सरफेस टेंशन हर बॉडी के ऊपर होता है, जो एटमॉस्फेयर के साथ लेयर आ जाती है, जैसे वाटर आपने एक बॉयलर के अंदर रखा हुआ है तो वाटर की जो फ्री सरफेस है जो कि एटमॉस्फेयर के साथ टच में आ रहा है, वहां पे एक सरफेस टेंशन बन जाती है उसकी,
ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को कैच करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो वो वाला जो होता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हर बॉडी के अंदर होती है। अगर किसी बॉडी के अंदर सरफेस टेंशन नहीं होगी तो वो भी क्या होगा, एक आइडियल फ्लूइड होगा। ये तीनों चीजें होनी जरूरी है आइडियल फ्लूइड के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सारे फ्लूइड जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, जो भी जिसके अंदर विस्कोसिटी होगी खुद की, ठीक है, विस्कोसिटी होगी, चाहे कंप्रेसिबिलिटी होगी, चाहे उसके अंदर सरफेस टेंशन होगा, जितनी भी चीजें होती हैं, अगर वो सभी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर तो वो सारे रियल फ्लूइड हैं। इन प्रैक्टिस जो भी अपने पास फ्लूइड अवेलेबल हैं वो सारे रियल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के बारे में। रियल फ्लूइड के आगे टाइप होते हैं बहुत सारे। सबसे पहले आपको बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। रियल फ्लूइड के अंदर जैसे अपन ने दो पढ़े थे, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल फ्लूइड जो होता है उसके आगे बहुत सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं, जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। जब आप कह सकते हैं जिन फ्लूइड के अंदर शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, जब आप उसको शियर करने की कोशिश करते हैं, जितनी आप उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही शियर स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। जहां शियर स्ट्रेन उसके अंदर इंक्रीज होती जाएगी सेम प्रोपोर्शन में, तो उसको आप बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जितनी शियर फोर्स बढ़ाता गया उतनी ही रेशो में शियर स्ट्रेन बढ़ती गई, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स जो है वो बढ़ते गए, उनको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। शियर स्ट्रेस is directly proportional to shear strain। अगर shear stress जो है वो directly proportional to shear strain है in any fluid, अगर वो इस लाइन को फॉलो करता है फ्लूइड, ठीक है, तो वो कौन सा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। ध्यान दो बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो के अंदर, जैसे जैसे इधर वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहे हैं इधर शियर स्ट्रेस बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं शियर स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इधर वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि शियर स्ट्रेन बढ़ रही है। ये है शियर स्ट्रेस। जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इस तरफ वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट रेशो में, कोई चेंज नहीं आ रहा रास्ते में लाइन के अंदर, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du डिवाइडेड बाय dy। du डिवाइडेड बाय dy क्या है, ये वाले ग्रेडियंट du डिवाइडेड बाय dy, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड कितनी थिकनेस में चल रहा है, ठीक है। ये आप आगे इसको डीपली पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं उनको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी लगाना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू म्यूम इनटू du डिवाइडेड बाय dy। म्यूम क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा फार्मूला, ठीक है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड का। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा ये बनता है कि व्हाट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड आपने देखा ये वाला था, ठीक है। सेकंड टाइप जो होता है रियल फ्लूइड के अंदर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, अगर शियर स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही है, तो ये क्या बनेगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब सीधा ये भी लिख सकते हो
जो फ्लूइड न्यूटोनियन लॉ ऑफ न्यूटन को फॉलो नहीं करता वो कौन सा होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ध्यान दो, यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस जैसे बढ़ा रहा था, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे स्ट्रेन कम बढ़ना शुरू होगी, उसके बाद स्ट्रेस बढ़ ही नहीं रही थी, सिर्फ स्ट्रेन बढ़ रही है, उतनी ही स्ट्रेस से जो फ्लूइड है वो शियर हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। आगे ऐसे चलता गया और ये इसने ओबे करना बंद कर दिया है, मतलब ये सीधी लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन होती तो ये मैं कहता कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे कर्व या कुछ भी बन रहा है, तो ये कौन सा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके अंदर शियर स्ट्रेन, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं तो पहले जितनी फोर्स से वो हट रहा था दूर, बाद में उससे कम फोर्स से हटना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे तो बिल्कुल ही मैं फोर्स नहीं लगा रहा और वो फ्लूइड जो है वो साइड हो रहा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर स्ट्रेन आ रही है। अब ध्यान दो, फ्लूइड के अंदर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का सिस्टम क्या है। आप पानी का गिलास लेते हो, उसके अंदर अगर अपना हाथ डालना चाहो, ठीक है, आपका हाथ आसानी से उसके अंदर चला जाएगा। कैसे, जितनी आपने उसके अंदर स्ट्रेस डाली, जितनी आपने फोर्स डाली, उसकी मदद से वो पानी साइड हट गया, ठीक है, मतलब वहां पे वो फ्लूइड जितनी फोर्स लगाते जाओगे उतना साइड होता जाएगा, मतलब वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो नहीं करता इस रोल को, तो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, यहां पे प्लास्टिक फ्लूइड ये आप पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है टाइप इसका वो बनता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। नेक्स्ट है तीसरा फ्लूइड जो होता है रियल फ्लूइड के अंदर, तीसरा टाइप आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कौन से होते हैं, जो न्यूटोनियन लॉ को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी यील्ड स्ट्रेस के बाद, मतलब कि पहले तो इन्होंने फॉलो किया ही नहीं, पहले तो सिर्फ इसकी शियर स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं मैं उस फ्लूइड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो टूटा ही नहीं, मैं फोर्स बढ़ाता गया, अभी भी उसके अंदर शियर नहीं आई, फिर अचानक से वो टूट गया, उसके बाद फिर उसने न्यूटोनियन लॉ को फॉलो कर लिया, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक मैंने स्ट्रेस लगाई, लेकिन वो फ्लूइड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये है उसका यील्ड पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के बाद जाके उसने न्यूटोनियन लॉ को फॉलो किया, उसके बाद जितनी स्ट्रेस बढ़ती जा रही है उतनी ही स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है, जितना इसको बढ़ाता जा रहा हूं उतना ही स्ट्रेस इसके अंदर स्ट्रेन भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ओबे कर रहा है न्यूटन्स लॉ को, लेकिन यील्ड पॉइंट के यील्ड स्ट्रेस के बाद। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, the fluid in which shear stress is directly proportional to shear strain after yield point या यील्ड स्ट्रेस। जब तक आप फोर्स यील्ड फोर्स तक नहीं लेके जाते तब तक वो सिंपल ये सॉलिड लाइन होती है बेटा। अगर कोई फ्लूइड इसी लाइन पे चलता जाएगा, कोई भी बॉडी इसी लाइन पे चलती जाएगी, मतलब ये सॉलिड है बॉडी, ये वाली लाइन सॉलिड लाइन है, प्योर सॉलिड। ये वाली लाइन प्योर लिक्विड, मतलब कि आइडियल फ्लूइड जिसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ये आइडियल सॉलिड है, ये आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड लाइन है ये, ठीक है। तो ये दो लाइंस हैं। अगर पहले तो जो मेरा फ्लूइड था उसने क्या किया, पहले तो सॉलिड जैसे बिहेव किया, मैंने उसके ऊपर, जैसे आप ध्यान दो, आपके पास एग्जांपल भी है,
आप कई बार किसी कीचड़ भरे रास्ते में से चल रहे हो तो पहले आप उसके ऊपर पैर रखते हो, आपका पैर उसके ऊपर सॉलिड सरफेस होता है, उसके ऊपर फिट हो जाता है। जैसे ही आप उसके ऊपर वजन बढ़ाते हो वो पैर अचानक से नीचे धंसना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो कहां जाके रुकता है पता नहीं चलता। मतलब कि उसने पहले जो ओबे किया लॉ, पहले उसने सॉलिड स्टेट रखी अपनी, जब फोर्स बढ़ती गई अचानक से जाके उसने अपना फ्लूइड वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखानी शुरू कर दी। मतलब कि जितनी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी उतना ही उसके अंदर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे उसने आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स अपना ली। उसके बाद ऐसे ही अपना लास्ट फ्लूइड है जो आप पढ़ेंगे, एक्सोट्रोपिक फ्लूइड। एक्सोट्रोपिक फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है कि ये जो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। पहले तो नॉन न्यूटोनियन है ना, न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये प्लास्टिक फॉर्म में कब आता है, फ्लूइड फॉर्म में कब आता है, यील्ड पॉइंट के बाद। मतलब कि ये यील्ड पॉइंट के बाद प्लास्टिक फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में तो आ गया, लेकिन न्यूटन्स लॉ को फिर भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप लिखेंगे द फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन आफ्टर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बाद भी जिसके अंदर शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन हो, वो कौन सा फ्लूइड होगा, एक्सोट्रोपिक फ्लूइड। तो ये थे टाइप ऑफ फ्लूइड रियल फ्लूइड के अंदर। आपने पढ़ा न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता हो, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को ना फॉलो करता हो, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करता हो लेकिन यील्ड पॉइंट के बाद, और एक्सोट्रोपिक फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो ना करता हो यील्ड पॉइंट के बाद भी। यील्ड पॉइंट के बाद भी अपन उसके ऊपर फोर्स लगाई तब भी उसने अपनी स्टेट को न्यूटन्स लॉ के लिए फॉलो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्लूइड होते हैं उसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड आ जाते हैं, जैसे गैसेस भी फ्लूइड के अंदर काउंट होती हैं। फ्लूइड के अंदर लिक्विड, गैसेस, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें, वाटर, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, जितनी भी चीजें हैं वो सारी किसमें आती हैं, फ्लूइड्स के अंदर आती हैं। तो फ्लूइड्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस। लिक्विड कौन से होते हैं, जे आपको जो भी कंटेनर के अंदर डालो उसी का ही शेप ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी वॉल्यूम होती है। गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, गैस को कितने भी बड़े कंटेनर में डाल दो वो उतनी ही शेप ले लेती है, उसको बोलते हैं गैस। जैसे ये एयर है, ठीक है, जहां आपकी ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जितनी भी है ये सारी क्या है, गैसेज हैं। और जो वाटर हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है, लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो लिक्विड का क्या होता है, इसका एक गिवन मास होता है, ठीक है, उस मास को आप एक फिक्स वॉल्यूम में रख सकते हैं। लेकिन गैस का एक मास होता है, उसको आप कितनी भी वॉल्यूम में रख लो, उसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है एक गिवन मास ऑफ लिक्विड has a definite volume, ठीक है। एक अगर अपने इतना मास है पानी का, ठीक है, उसकी अगर आप उसको कंटेनर में डाले वो उतना ही रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ना तो उससे ज्यादा एरिया कवर करे ना उससे कम एरिया कवर करे। लेकिन गैस के मामले में ऐसा नहीं होता, गैस के लिए एक गिवन मास ऑफ लिक्विड हैज नॉट एनी डेफिनेट वॉल्यूम। Of gas has no fixed volume। अगर इसको बड़े कंटेनर में डाल दिया तो ज्यादा हो जाएगी, अगर इसको कम छोटे कंटेनर में डाल दिया तो ये कम एरिया में कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको बड़े कंटेनर में डाल दें तो ऊपर क्या रह जाएगा, फ्री सरफेस रह जाएगा। एक कंटेनर था जिसके अंदर मैंने इतना वॉल्यूम लेनी थी,
उससे ज्यादा बड़ा कंटेनर है, वो जितना पानी था उससे ज्यादा बड़ा कंटेनर है, तो ऊपर फ्री सरफेस रह जाएगा कंटेनर का फ्री सरफेस आप ऊपर देख सकते हैं। मतलब कि आपने एक गिलास के अंदर पानी लिया, पानी से गिलास आधा भर गया तो बाकी का आधा गिलास खाली है, ठीक है, तो वो क्या है, फ्री सरफेस है उसका। लेकिन गैस के मामले में नो फ्री सरफेस इन एनी फॉर्म, क्योंकि जो गैस है वो पूरा फिल कर लेगी कंटेनर को, ठीक है। कंटेनर कितना भी बड़ा हो उसके अंदर अगर आप उससे आधी भी गैस भरो तो वो पूरे एरिया को कवर कर लेगी, ठीक है, तो फ्री सरफेस नहीं होता। इसका स्पेसिफिक मास जो होता है वो ज्यादा होता है, हाई स्पेसिफिक मास। इसका स्पेसिफिक मास थोड़ी सी एरिया में जितनी वो आ सकता है मास, वो बहुत ही लो होता है, लो स्पेसिफिक मास, ठीक है, स्पेसिफिक मास बहुत लो होता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट में ये लिख सकते हो एग्जांपल्स, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गए, ठीक है, ऐसे ही पेट्रोल हो गया, जैसे ये सारे क्या है एग्जांपल ऑफ लिक्विड। एयर हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स हो गए गैस के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आपने पढ़ा लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड्स में आते हैं, आप दोनों को यूज करेंगे, दोनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। गैस को कितने भी बड़े कंटेनर में डाल सकते हो, वो उसी की शेप ले लेगी, लेकिन लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, वो अपनी वॉल्यूम को कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। अब अपना टॉपिक का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। ये एक ऐसी स्टडी है जो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पढ़ेगी अंडर रेस्ट और मोशन। अगर फ्लूइड रेस्ट के अंदर है तो भी उसकी स्टडी करना, मोशन के अंदर है तो भी उसकी स्टडी करना, उस पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं वो भी स्टडी करना। द स्टडी ऑफ फ्लूइड अंडर रेस्ट और मोशन इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड की स्टडी करना, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर काफी पार्ट्स आगे बन जाते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, अगर फ्लूइड रुका हुआ है, फ्लूइड रेस्ट में है, तो उसको स्टडी करना। द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स which deals with the study of liquid under rest condition। अगर फ्लूइड रेस्ट में है उसको स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक। नाम ध्यान रखना, स्टैटिक जब आ गया तो फ्लूइड जब लिक्विड या कोई भी है रेस्ट में है तो उसको स्टडी करने का जो ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। दूसरा है हाइड्रो काइनेमैटिक्स। अगर इफ फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करती हो स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन, मोशन को स्टडी करती हो विदाउट स्टडिंग forces that causes this motion,
ठीक है, अपन ने क्या करना है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फोर्सेस दैट कॉजेस दिस मोशन। जो मोशन, जिन फोर्सेस ने इसको कॉज किया, जिन फोर्सेस के कारण ये मोशन लगा है, उसको स्टडी नहीं करना काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में स्टडी सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मोशन, आगे कोई भी फोर्स को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, जिसने ये मोशन प्रोड्यूस किया है, सिर्फ मोशन को स्टडी करना है, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जो स्टडी करे स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन along with forces that causes this motion। उस मोशन को प्रोड्यूस करने वाली फोर्सेस को भी साथ में स्टडी किया जाए। द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स which studies the liquid in motion along with forces that cause this motion। उन फोर्सेस को भी स्टडी किया जाए साथ में, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स। और लास्ट है आपका हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, आजकल हाइड्रोलिक नाम से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में हाइड्रोलिक्स का मतलब था, होडोर से बना है, ये ग्रीक वर्ड होडोर, जिसका मतलब होता है पानी। पानी के ऊपर जो भी अपन फ्लूइड, पानी से कोई भी काम ले रहे हैं, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक्स। तो इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the water in rest or in motion। स्टडी ऑफ, यहां पे लिख लेना, which deals with the study of water in rest or in motion। पानी अगर रेस्ट कंडीशन में या मोशन कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में उसको स्टडी करना, पानी को स्टडी करना सिर्फ, वो किस में आएगा, हाइड्रोलिक्स के अंदर। तो अपन ने आज बेसिकली टॉपिक क्लियर किए फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड कितने प्रकार का होता है, तो टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड जैसे वाटर, ठीक है, जब कोई भी फ्लूइड जो अवेलेबल है वो कौन सा है, रियल फ्लूइड है। दूसरा अपन ने उसके बाद स्टडी किया हाइड्रोलिक्स के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक के बारे में, हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में, और ये सारे टॉपिक अपन ने आज कवर किए। अब नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज का लेक्चर यही, थैंक यू।